तो भाई रविंद्र धांत के रोड टू यूएफसी सेमीफाइनल के अपोनेंट कासिफ मर्डॉक ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उनका ऐसा कहना है कि रविंद्र धांत उनको पहले से 1 साल पहले से यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं और अब यहाँ पर सेमीफाइनल्स में उनको ये मौका मिला है। वो बेसिकली चाहते थे कि उनकी फाइट यहाँ पे रविंद्र धांत के अगेंस्ट यहाँ पर हो और काफ़ी सारी ट्रैश टॉकिंग यहाँ पे कासिफ मर्डॉक ने फाइट से पहले करी है रविंद्र धांत को लेके। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कासिफ मर्डॉक यहाँ पर डक करने के एलिगेशंस, अवॉइड करने के जो एलिगेशंस लगा रहा था वो कितने सही है। साथ ही साथ नेपाली फैंस का ऐसा कहना है कि कासिफ मर्डॉक यहाँ पर माइंड गेम्स खेल रहा है फाइट से पहले। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों इंडियन एमएमए की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है और इस बार फाइटर्स की नहीं, इस बार इंडियन एमएमए फैंस की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। यहाँ पे चुंगरेन कोरेन ने विक्ट्री ली, उसकी फाइट को उतना ज्यादा हाइप नहीं मिला। क्रिकेट से काफी ज्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पर बाकी सारे स्पोर्ट्स को, क्रिकेट के कारण कितना लॉस हो रहा है इंडिया के अंदर, उस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों यूएफसी मकाओ इवेंट कल हुआ था जिसमें चाइनीज फाइटर्स फाइट कर रहे थे। चाइनीज फाइटर्स का दिन अच्छा नहीं गया। साथ ही साथ इसमें हैवीवेट के फाइटर सर्गे पाव्लोविच ने बहुत खतरनाक फर्स्ट राउंड नॉकआउट निकाला है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखना पसंद करते हो तो भाइयों कल की वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि जो सेमीफाइनल अपोनेंट्स हैं रविंद्र धांत के कासिफ मर्डॉक के अगेंस्ट फाइट होने वाली है अगस्त में और चुंगरेन कोरेन की रियो तेजिमा के अगेंस्ट फाइट होने वाली है। अब रविंद्र धांत का जो अपोनेंट है उसने यहाँ पर फाइट के बाद एक इंटरव्यू दिया और बेसिकली ट्रैश टॉकिंग करना स्टार्ट करा है और उसने ऐसा बोला है कि उसकी फाइट 1 साल पहले, मतलब वो बहुत टाइम से ही ट्राई कर रहा था रविंद्र धांत से फाइट करने की और रविंद्र धांत उसको अवॉइड कर रहा है और अब फाइनली वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसको रोड टू यूएफसी जैसे टूर्नामेंट में यहाँ पर रविंद्र धांत के अगेंस्ट फाइट मिली और अब वो यहाँ पर अब धांत यहाँ पर उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं भाई उसका यही कहना है कि नेपाली फाइटर रविंद्र धांत उतना स्किल्ड नहीं है, वो पहले भी उसको अवॉइड कर रहा था और अब टूर्नामेंट के अंदर वो बेसिकली रविंद्र धांत को एक्सपोज करेगा। अब मैं आप सबको इसके पीछे की रियलिटीज बताता हूँ। अब जो कासिफ मर्डॉक के स्टेटमेंट दे रहा है उसके रिप्लाई में यहाँ पे सोमा फाइट क्लब जिसमें रविंद्र धांत ट्रेनिंग करते हैं उसने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया कि कासिफ मर्डॉक की कभी भी फाइट शेड्यूल्ड थी नहीं रविंद्र धांत के अगेंस्ट। सोमा फाइट क्लब का ऐसा कहना है कि कासिफ मर्डॉक की फाइट यहाँ पर यूकी अंगडम्बे के अगेंस्ट होने वाली थी और वो भी एक नेपाली फाइटर है। रविंद्र धांत और यूकी अंगडम्बे के बीच में कंफ्यूज हो रहा है। धांत के अगेंस्ट कभी भी इसकी फाइट शेड्यूल्ड ही नहीं थी। अब भाइयों कभी फाइट शेड्यूल्ड थी ही नहीं, सिर्फ जिम के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग करी है। उसके हिसाब से कासिफ मर्डॉक ये कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा कि रविंद्र धांत उसको अवॉइड कर रहा है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन आप मानना चाहोगे भाइयों, इस टाइम पे आप किसी भी यूएफसी फाइटर या रोड टू यूएफसी लेवल के भी फाइटर से यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोफेशनल फाइटिंग कर रहे हो, मुझे ही नहीं लगता है कि कोई भी किसी से डरता है। भले उसकी स्किल कम हो, उसकी स्किल किसी भी तरीके की हो, सब एक दूसरे से सीखने जाते हैं। और जिम के अंदर स्पारिंग में आपने किसी को बीट कर दिया उसका कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि स्पारिंग में सब लोग सीखने जाते हैं। कासिफ मर्डॉक का ऐसा कहना है कि रविंद्र धांत में उतनी स्किल्स ही नहीं है, उसको तो एक फ्लाईवेट फाइटर ने ड्रॉप करा था, फ्लाईवेट फाइटर से वो हार चुका था। और यहाँ पे कासिफ मर्डॉक बेसिकली 2023 में रविंद्र धांत के कैरियर में जो फर्स्ट लॉस उनका आया था इस्माइल खान के अगेंस्ट, उसको रेफर कर रहा था। और उसका बेसिकली कहना है कि इस्माइल खान जो कि एक फ्लाईवेट डिवीजन का फाइटर है, एक डिवीजन नीचे का फाइटर है, उसने यहाँ पर रविंद्र को हरा रखा है, तो मैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हरा दूंगा। अब भाइयों मैंने आप सबको अपने चैनल पे काफी बार 2-3 चीजें बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एमएमए मैथ बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि ए फाइटर ने अगर सी को हराया और बी फाइटर ने अगर ए को हराया तो बी फाइटर सी को भी हरा देगा। ये एमएमए मैथ कभी काम नहीं आता है। और दूसरी चीज मैंने आप सबको हमेशा बताई है कि रीमैचेस हमेशा डिफरेंट जाते हैं। आप जरूरी नहीं है कि कोई भी फाइटर अगर फर्स्ट फाइट में हारा है तो रीमैच सिमिलर तरीके से जाएगा। और रविंद्र धांत का जो ये लॉस निकल के आया था 2023 में, इस्माइल खान अपने आप में ही कोई ऐसा एरा गैरा फाइटर नहीं है कि उससे हार गया रविंद्र धांत। इस्माइल खान अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस, बहुत हाई लेवल फाइटर पाकिस्तान का माना जाता है, तो उससे हारना अपने आप में एक चीज है कि हाँ वो टफ फाइटर था, यूनानिमस लॉस था वो, तो वो डेफिनेटली एक लॉस था, उसको कंसिडर करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी चीज कंसिडर करनी होगी कि उस लॉस को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं और ऐसा नहीं है कि रविंद्र धांत ने उसके बाद से इंप्रूव
इंप्रूव नहीं करा है, उसका गेम, उसका फाइटिंग स्टाइल, उसकी फाइट में जो मैच्योरिटी आई है, बहुत सारी चीजें इंप्रूव करी है। तो अगर कासिफ मर्डॉक ऐसा सोच रहा है कि वो 2023 वाला ही रविंद्र दान जो इस्माइल खान से हारा था वही यहाँ पर उसके अगेंस्ट फाइट करने आएगा अगस्त में, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है अगर वो अंडरमाइन कर रहा है किसी चीज से भी। तो क्योंकि भाई कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक बहुत फास्ट इवॉल्विंग स्पोर्ट्स है और इसमें फाइटर्स डेवलप करते हैं, एक लॉस के बाद फाइटर्स अपने आप को बिल्ड करते हैं। और अगर रविंद्र दान ने अपने आप को बिल्ड नहीं करा होता तो उसके बाद वो एमएफएन टाइटल नहीं जीतता, फिर रोड टू यूएफसी के अंदर सेलेक्ट नहीं होता। रोड टू यूएफसी में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो डेफिनेटली जो 2023 वाला फाइटर था जो उसमें कमियां थी, रविंद्र ने उसके ऊपर काफी ज्यादा वर्क इन करा है और कासिफ मर्डॉक एक फूल ही होगा अगर वो विश्वास कर रहा है कि उस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल के ला सकता है वो। तो अब मैं यहां पर ये भी चीज डेफिनेटली कर रहा हूं कि मर्डॉक अपने आप में एक बहुत खतरनाक अपोनेंट है, ये अनडिफीटेड है और इसमें कहीं ना कहीं वो अनडिफीटेड वाला कॉन्फिडेंस है, वो कॉकीनेस होता है जब फाइटर अनडिफीटेड रहता है। इसके पास सबमिशन थ्रेट भी बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि ग्राउंड पे यहाँ पर रविंद्र दांत की उतनी ज्यादा ऐसे सबमिशन थ्रेट नहीं है, बट वो ग्राउंड पे पैनिक नहीं करता है और अगर उसने फुल माउंट हाफ गार्ड वगैरह ले लिया तो ग्राउंड एंड पाउंड रेन डाउन हो सकता है और ये उसके फेवर में भी फाइट को शिफ्ट कर सकती है। और मैं एक और चीज देख रहा हूं भाइयों, यहाँ पे लोग अनडिफीटेड रिकॉर्ड को इंडियन एमएमए और नेपाली एमएमए में भी अनडिफीटेड रिकॉर्ड को बहुत कुछ बड़ा मानते हैं। डेफिनेटली अनडिफीटेड होना बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, किसी भी फाइटर को अनडिफीटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना मतलब बहुत अच्छी चीज है। लेकिन भाइयों मैं कहीं ना कहीं ये चीज मानता हूं कि अनडिफीटेड रिकॉर्ड का मतलब या सिग्निफिकेंस तभी होता है जब तक फाइटर एटलीस्ट 20 प्रोफेशनल फाइट्स ना कर ले, क्योंकि उससे पहले वो रिकॉर्ड काफी ज्यादा इमेच्योर है, वो पूरी तरीके से मैच्योर ही नहीं हुआ, उतना ज्यादा कंपटीशन फेस ही नहीं करा है। और 10 फाइट से अंदर 7-8 फाइट्स वाले अनडिफीटेड रिकॉर्ड वाले फाइटर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं है। क्योंकि आप देखो चुंगरेन ने जिससे फाइट करे रियो मियागुची, वो भी अनडिफीटेड था, 7-0 का अनडिफीटेड रिकॉर्ड था, टीकेओ स्ट्रीक पे चला आ रहा था और उसको हरा दिया। तो मेरे हिसाब से भाइयों जब तक फाइटर ने एटलीस्ट 20 प्रोफेशनल फाइट्स नहीं कर लिए तब तक उसका अनडिफीटेड रिकॉर्ड उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और इसीलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि कासिफ मर्डॉक डेफिनेटली अनडिफीटेड है, वेल चीज है, उसके फेवर में ये चीज जाती है, बट देन अगेन ऐसा नहीं है कि उसको बीट नहीं किया जा सकता है। तो ये भी चीज यहां पर कंसिडर करनी चाहिए। बाकी भाइयों बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस साल रोड टू यूएफसी में। डेफिनेटली यूएफसी के जो हायर मैनेजमेंट होगी वो भी ये चीज जरूर सोच रही होगी भाई रोड टू यूएफसी में कौन से फाइटर्स फाइट करने आगे, इतनी ज्यादा इंगेजमेंट, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी एक रोड टू यूएफसी जैसे टूर्नामेंट में आ रही है। एक्चुअल यूएफसी के फाइट नाइट्स पेपर व्यूज में इतनी हाइप नहीं जनरेट हो रही जितनी एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के अंदर हो रही है। अकेले ही रविंद्र दांत और चुंगरेन कोरेन ही इतनी ज्यादा हाइप जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब राइवलरी स्टार्ट हो रही है, टूर्नामेंट के बीच में ट्रैश टॉकिंग हो रही है, ऑब्वियसली गेम को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। बाकी भाइयों आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाइयों रोड टू यूएफसी के बाद एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इंडियन एमएमए फैंस का हो रहा है, इंडियन ऑडियंस का हो रहा है बेसिकली। और बेसिकली उनका ऐसा कहना है कि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट दूसरे स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा हार्म कर रहा है। अब मैं डेफिनेटली आगे बताने से पहले ये चीज बोलूंगा, मैं खुद क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, क्रिकेट देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, खेलना भी बहुत ज्यादा पसंद है, बट आप सबको ये सारी चीजें थोड़ा ओपन होकर समझनी पड़ेंगी। अब दिक्कत भाइयों यहां पर ये हो रही है कि क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा पॉपुलर है, फिलहाल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के नॉकआउट स्टेजेस चल रहे हैं, तो चुंगरेन कोरेन जैसा फाइटर जो कि इतनी ज्यादा एडवर्सिटी सफर करके भी एक विक्ट्री स्कोर कराया, यूएफसी के अंदर अच्छा परफॉर्म करके दिखाया उसने, स्टिल उसको उतनी ज्यादा हाइप नहीं मिली। ऑन द अदर हैंड सिमिलर अपने नेबरिंग फाइटर यहाँ पर रविंद्र दांत फाइट करने गया नेपाल से, यहाँ पर वो इकलौता फाइटर था जो फाइट करने गया और नेपाली लोगों ने जैसा उसको सपोर्ट दिखाया है वैसा सिमिलर सपोर्ट इंडियन ऑडियंस ने अपने फाइटर के लिए नहीं दिखाया। नेपाल से लिटरली वीडियोस आ रही है, लोग कैफे घर घर में उसकी फाइट देख रहे हैं, उसके बारे में इतनी हाइप है। और आप ये यूएफसी के पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर भी जाके आप एंगेजमेंट देखो, रविंद्र दांत की पोस्ट जो यूएफसी ने करी उस पर 8, 10, 15 मिलियन व्यूज गए। इंडियन फाइटर चुंगरेन कोरेन को भी अच्छा सपोर्ट मिला बट 2-3 मिलियन व्यूज। और कंपैरेटिवली जो डिजिटल ऑडियंस इंडिया रखता है 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है और इतने लोग ऑनलाइन है, क्रिकेट पे इतने व्यूज आते हैं। और सिमिलरली नेपाल रिलेटिवली एक छोटी कंट्री है, कम पॉपुलेशन है, बट स्टिल उन्होंने जिस तरीके का सपोर्ट अपने फाइटर को दिखाया है वो इसके लिए तो रेस्पेक्ट है भाई। इस चीज के लिए नेपाली फैंस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं मैं कि उन्होंने अपने फाइटर को जिस तरीके का सपोर्ट दिखाया, जैसे रैली कर रहे हैं वो रविंद्र दांत के पीछे,
मजा आ गया ये चीज देख के। और ये चीज देख के बहुत ज्यादा बुरा भी लगा एट द सेम टाइम कि ये सिमिलर सपोर्ट अपने इंडियन फाइटर चुंगरेन कोरेन को नहीं मिल पाया अपनी इंडियन ऑडियंस की तरफ से। और जिस तरीके की एडवर्सिटी इस बंदे ने फेस करी है, पिछले साल सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद भी, अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी इसको अलाउ नहीं हो पाया, खेल नहीं पाया ये पिछले साल अपना टूर्नामेंट, रोड टू यूएफसी जैसा टूर्नामेंट चला गया, फिर अपनी टाइटल फाइट हार गया। ऐसा था कि ये फाइट से पहले बेसिकली चुंगरेन कोरेन का ऐसा था कि अगर वो ये फाइट नहीं जीतता तो उसका कैरियर खत्म ही था ऑलमोस्ट, एमएमए से उसको रिटायरमेंट ही लेना पड़ जाता, इस तरीके की यहाँ पर नौबत आ गई थी। बट चुंगरेन कोरेन ने सारी एडवर्सिटीज फेस करने के बाद ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे, और उसके बाद भी उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और परफॉर्मेंस के बाद सबसे पहली चीज उसने क्या बोली, अपने कंट्री के लिए भारत माता की जय बोली, और उसी कंट्री से उसको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन है भाइयों, क्योंकि इंडिया के अंदर क्रिकेट बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। लोग अभी इस टाइम पर पूरी तरीके से आईपीएल के पीछे पागल हो रखे, और मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, आप किसी भी स्पोर्ट को देखो, जिस स्पोर्ट में आपका इंटरेस्ट होता है आप उसी स्पोर्ट को देखोगे। बट दूसरे एथलीट्स, जो एथलीट्स इंडिया के लिए जीत रहे हैं, जो एथलीट्स यहाँ पर हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएशन, उनको वो लाइमलाइट डेफिनेटली मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के पास इतनी ज्यादा मात्रा में क्रिकेट का कंटेंट फ्लड किया गया कि उनको पता ही नहीं है कि चुंगरेन कोरेन जैसा कोई फाइटर एग्जिस्ट करता है, या चुंगरेन कोरेन ने इतनी अच्छी विक्ट्री स्कोर करी। आधे लोगों को पता ही नहीं है। नेपाल में यहाँ पर क्रिकेट इतना डोमिनेटिंग स्पोर्ट नहीं है, क्रिकेट के बारे में इतनी ज्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो दूसरे स्पोर्ट में भी जा रहे हैं, एमएमए फाइटर को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर इंडिया के अंदर क्रिकेट को थोड़ा हटा के अगर यहां पर और कंटेंट प्रोपोगेट होता है एमएमए का, ऐसे फाइटर्स को भी कवरेज दी जाती, मेन स्ट्रीम कवरेज दी जाती, तो डेफिनेटली चुंगरेन के पीछे भी ऐसी रैली करते हैं इंडियन फैंस। आई नो अभी भी बहुत सारे हार्डकोर फैंस चुंगरेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट देन अगेन जो एक्चुअल सपोर्ट होता है, जो मैसिव सपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं अभी भी चुंगरेन लैक कर रहा है। अब भाई इसके पीछे बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर इंडियन फाइटर्स जीतेंगे, क्रिकेट में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वर्ल्ड कप जीत के लाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसीलिए लोग यहाँ पर क्रिकेट को देखते हैं, और एमएमए के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इसलिए इंडियन फाइटर्स को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। बट भाइयों ये चीज कहीं से भी सही नहीं है। अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर देख लो, निशान देव इतनी लगातार प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट्स जीत रहा है, उसको क्यों नहीं सपोर्ट मिल रहा है? लास्ट ईयर निरंजन सिंह ने दागिस्तानी फाइटर को एमएमए फाइट में हरा दिया, उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओवैस याकूब ने यहाँ पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाली, उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं है भाइयों, इंडियन बॉक्सर्स, इंडियन एमएमए फाइटर्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर्स लिटरली हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विक्ट्रीज भी ला रहे हैं। बट क्योंकि क्रिकेट के अंदर ही सबका दिमाग जाया हुआ है, क्रिकेट की इतनी अच्छी प्रोपोगेशन है, पेनिट्रेट कर रखा है उसने मासेस में, और इसी के कारण दूसरे स्पोर्ट्स भी ओवरशैडो हो जाते हैं। और ये जो फाइट थी भाई रोड टू यूएफसी वाली, ये क्लियरली दिखाता है, एक साइड चुंगरेन कोरेन भी अपनी फाइट जीता, डोमिनेशन के साथ जीता, रविंद्र धांत भी अपनी फाइट जीता, डोमिनेशन के साथ जीता। और एक्सपेक्टेड तो ऐसा ही है कि इंडिया की इतनी मास ऑडियंस है, डिजिटली ऑनलाइन है इंडिया की ऑडियंस, तो चुंगरेन की फाइट की ऑडियंस ज्यादा होनी चाहिए थी, सपोर्टर्स ज्यादा होने चाहिए थे, लाइक शेयर एंगेजमेंट ज्यादा होना चाहिए थे। बट ऐसा हुआ नहीं। रविंद्र धांत को कहीं ज्यादा 2x 3x 4x ज्यादा सपोर्ट मिला नेपाली ऑडियंस की तरफ से। अब भाइयों इसके पीछे ऑब्वियसली ये भी रीजंस है कि रविंद्र धांत ने पिछले कुछ टाइम से लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बट एट द सेम टाइम इंडियन फाइटर्स भी अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं। और इंडिया से एक्सपेक्टेड है, इंडियन ऑडियंस यहाँ पर दूसरे फाइटर्स को सपोर्ट करने आती है। जब UFC 328 हुआ, हमजा चिमाएव के लिए कितनी सारी ऑडियंस आई, कितने लोगों ने रील्स बनाई, लिटरली ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, लोग टाइमिंग्स वगैरह अपडेट कर रहे थे कि 10 मई को हम ये फाइट देखेंगे, हमजाद की फाइट हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी जो ऑडियंस UFC 328 के टाइम पे आई थी, उसमें से 50% लोगों को तो आना चाहिए था, चुंगरेन की फाइट के लिए भी सिमिलर हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी। बट भाई ऑब्वियसली ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। अब मैं तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मैं बस यहाँ पर आप सबको बता रहा हूँ कि रियलिटीज क्या चल रही है। मैं डेफिनेटली चाहूंगा भाइयों कि आगे आने वाले टाइम में जब सेमीफाइनल्स फाइट हो अगस्त के अंदर, तो एक नेक्स्ट लेवल हाइप क्रिएट होनी चाहिए अपने इंडियन फाइटर चुंगरेन के लिए भी। क्योंकि भाइयों देखो, जब हाइप क्रिएट होती है, जब ज्यादा लोग आते हैं निकल के, तो अपने आप से फाइटर को भी मोटिवेशन आता है। और भी डिफरेंट फाइटर्स होते हैं जो डिफरेंट कम्युनिटी में फाइट कर रहे हैं, जो एमएमए फाइटर्स ट्रेन हो रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ भाई सपोर्ट मिल रहा है, फ्यूचर है इस फील्ड के अंदर, तभी और भी फाइटर्स इंस्पायर होंगे फाइट करने के लिए। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, क्रिकेट वर्सेस एमएमए, क्रिकेट वर्सेस कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी मकाओ इवेंट के बारे में। कल यहाँ पर यूएफसी मकाओ इवेंट हुआ था भाई, और इस इवेंट के अंदर चाइनीज फाइटर्स का काफी बुरा हाल रहा। मोस्ट ऑफ द चाइनीज फाइटर्स यहाँ पर हार गए जो इस इवेंट के अंदर कंपीट कर रहे थे। और यहाँ पर एक फाइटर मेन इवेंट के अंदर यहाँ पर सॉन्ग याडोंग ने सबमिशन के साथ डेविसन फिगरेडो को हरा दिया, जो कि काफी शॉकिंग था। फिर भाइयों इस इवेंट के अंदर एक और बहुत तगड़ी फाइट हुई, और वो थी सर्गे पाव्लोविच की। मॉडर्न डे हैवीवेट डिवीजन के ब्रॉक लेसनर सर्गे पाव्लोविच ने वापस से कमबैक करा, और क्या खतरनाक नॉकआउट निकाला उन्होंने राउंड 1 में टैलिसन टक्सेरा का। टैलिसन टक्सेरा भी यहाँ पर काफी ज्यादा अपकमिंग फाइटर माना जा रहा था, हैवीवेट डिवीजन का एक राइजिंग प्रोस्पेक्ट था, और उसको इस तरीके से शट ऑफ करा सर्गे पाव्लोविच ने। बहुत खतरनाक यहाँ पे उसके पास नॉकआउट पावर है। और भाइयों सर्गे पाव्लोविच की नॉकआउट पावर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो फ्री होके फाइट करे टॉम एस्पिनल से जो उसने लॉस लिया था, उसके बाद वो कहीं ना कहीं गन शाई हो गया था, लेकिन सर्गे पाव्लोविच अगर वो फ्री माइंडसेट के साथ जाए और किसी के साथ भी ट्रेड करे टॉम एस्पिनल को छोड़ के, तो वो किसी को भी एट अ डे नॉकआउट कर सकता है। उसमें बहुत ज्यादा ब्रूटल पावर है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि हैवीवेट डिवीजन में फ्रांसिस एनगानू के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा पावर है तो वो सर्गे पाव्लोविच ही है। बाकी भाइयों आप सबका इस इवेंट के बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।